जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, आंसू भी मोती बनके बिखर जाएंगे। जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे। ये मत पूछना किस किस ने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। ये पीड़ा आज ये पीड़ा आज देश के वरिष्ठ राजनेता, चिंतक, समाज सेवी जगदीश मंगाई की, जो उन्होंने अपनी किताब मैं जगदीश मंगाई में लिखा, ए जिंदगी तुझे और क्या दो, ए जिंदगी तुझे और क्या दो। आज 60 साल के पूरे होने पर 30 मार्च 1964 में दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड मूल के हैं। देश की मुख्य धारा से जुड़े, विद्यार्थी परिषद से लेकर संघ से दीक्षित और शिक्षित रहे। संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी में राजनीति के हस्ताक्षर रहे लेखन के मामले। आज उन्होंने अपना षष्ठ पूर्ति मनाया, और वो भी छह रायसीना रोड पर, जो साक्षी रहे कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की निवास रहा, कभी सतपाल महाराज का रहा, तो आज कल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्गज डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का आवास। इसके मैदान में आज दोपहर में उन्होंने अपना षष्ठ पूर्ति मनाया। तमाम उनके साथी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से जुड़े हुए और अनेक पत्रकार साथी थे। मैं भी उस कार्यक्रम में था। अपने मित्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ नेता रहे विजय सती, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे पीसी नैनवाल, आंदोलन के साथी रहे ब्रिजमोहन उप्रेती और अनेक अन्य साथी थे। भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में चले हरीश अवस्थी सही, कई भगवत नेगी, कई साथी थे, कई वरिष्ठ पत्रकार थे, मनोज वर्मा सही कई पत्रकार। उन्होंने जो आज मैं जगदीश मंगाई एक किताब इस अवसर पर अपने मित्रों को भेंट की। संघ के स्वयंसेवक व भाजपा के साथी ही मेरा परिवार व मित्र रही। आज समय है उनको शुक्रिया कहने का। थैंक यू। उन्होंने तमाम अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर भारतीय जनता पार्टी की त्रिमूर्ति आडवाणी जी और जोशी जी के अलावा दिल्ली के तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के, मुरली मनोहर जोशी से रहे हो, अरुण जेटली रहे हो या विजय कुमार मल्होत्रा रहे हो, सबके साथ काम करने का अनुभव रहा उन्हें, उनके मार्गदर्शन में आगे चलने का रहा। उन्होंने इस किताब में पिरोया कि किस प्रकार से उत्तराखंड, ये मैं देख रहा हूं इस किताब के प्रथम पेज पे ही मुजफ्फरनगर कांड के, जो हम काला दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को जंतर मंतर पे, उस पे जिस प्रकार से 2 अक्टूबर को हमने तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिल्ली प्रदेश के दिग्गज नेता वहां पे आए एक मंच पे आंदोलनकारियों के साथ, और जिस बेखूबी से हमने तमाम राजनीतिक दलों को बेनकाब किया। जगदीश मंगाई जी निरंतर 2 अक्टूबर को जो देश के हुक्मरानों को धिक्कारने के लिए हम जंतर मंतर पर काला दिवस मनाते हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हैं, इस साल उस ज्ञापन के जवाब में जहां भारत सरकार ने हमें सीबीआई का एक पत्र भेजा डराने के लिए, उसमें कुछ नहीं लिखा था, पर संकेत से आदमी समझ जाता बाघ आ गया।
वहीं सबसे बड़ी दुखदाई बात थी राम मंदिर पर गोली चलाने वाले, जिनके शासन में राम भक्तों पर गोली चलाई गई हो, जिनके शासन में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर कांड में इतना बड़ा विभत्स कृत्य किया गया हो, जिसे देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाजी अत्याचारों के समकक्ष कहा, उसकी संरक्षक रहे, उन अपराधियों को संरक्षण देने वाले रहे मुलायम सिंह को देश की सरकारों ने देश के सर्वोच्च दूसरा सम्मान पदक भारत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये इस पुस्तक में भी बहुत विभाग ढंग से जगदीश ममगाई ने इस चीज का उल्लेख किया है। उनके विचारों को देख के उन्होंने ये लिखा है अपने जीवन में तमाम पाक संघर्षी, वो दिल्ली के जंगपुरा से, जहां उत्तराखंड मूल के लोग ना के बराबर है, वहां से पार्षद रहे पंजाबी बाहर, वो इतने दिल्ली के पूरे समाज के ताना बाना और राजनीति से लेकर यहाँ के पर्यावरण, यहाँ के समसामयिक विषयों के ज्ञाता है। देश के अधिकांश शीर्ष पत्रकार से लेकर समाचार जगत और उन्हें विशेषज्ञ की तरफ वो करते। उन्होंने अपने कार्यकाल में दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ एकीकृत दिल्ली नगर निगम के वो निर्माण समिति के प्रमुख भी रहे थे, जो शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान जिस प्रकार से, जिस समय से यहाँ गेम हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय खेल हुए थे, उस समय किस प्रकार से एक योग्य प्रशासक को कर्मचारियों से कैसे कार्य कराना चाहिए और जनता के लिए किस ढंग से समर्पित होना चाहिए, उसका एक बेहद सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया। परंतु उनको जिस प्रकार से हाशिए में दिल्ली के राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए में डालने का काम किया, तो उसी पे कटाक्ष कर उन्होंने ये कहा कि राजनीति में तरक्की के लिए, जीवन में तरक्की के लिए दो चीजें जरूरी है, गॉड एंड गॉड फादर। वो दोनों के अभाव में उन्होंने ये लिखा, वो आज भले ही राजनीतिक दिशा जब मेरे सीने के भर जाएंगे, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे, ये मत पूछना किस किसने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। बहुत सही कहा उन्होंने। भले मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं कि गॉड परमात्मा ने उन्हें इतना अवसर दिया कि देश के राष्ट्रीय देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपने अनुभव से, जो अपने संघर्षों से, जो अपने कार्यों से, अपने सरकार पक्ष विपक्ष सबको आईना दिखाने का काम बड़ी निर्भीकता से एक राजनेता, कुशल राजनेता, कुशल पत्रकार कैसे होते हैं, कुशल लेखक और दृष्टिकार समीक्षक कैसे होते हैं, इसे आप देश के विभिन्न खबरिया चैनलों से लेकर पत्रकारों में उनके विवाद विश्लेषण आप देखते हैं। उन्होंने सही कहा, उन्होंने उसको परमात्मा बना। भले ही भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान हुक्मरान उनको नजरअंदाज कर चुके हैं, वर्तमान अध्यक्ष नड्डा से उनके बहुत करीबी संबंध रहे, परंतु संघर्ष के साथियों को, प्रतिभाओं को नजरअंदाज करने का जो भारत में आत्मघाती दृष्टिकोण चल रहा है, काश वो दृष्टिकोण, काश भारत के हुक्मरानों में, भारत की व्यवस्था के कर्णधारों में अमेरिका की तरह ये दृष्टिकोण रहता है कि जो भी प्रतिभाएं हैं उनका सदुपयोग राष्ट्र निर्माण को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए, उनका सदुपयोग किया जाए, तो आज हमारा देश सच में सोने की चिड़िया बनता। व्यवस्थाएं दम नहीं तोड़ती, आम आदमी शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सम्मान और रोजगार के लिए हाशिए में नहीं खड़ा होता। भले ही पश्चिमी विकास के तमाम आंकड़ों की बाजीगरी से विकास की गति, जीडीपी जो पश्चिमी विकास की गति है, उसमें हम संसार के सबसे तेजी से विकसित करने वाली अर्थव्यवस्था बने, परंतु कल्याणकारी व्यवस्था जो भारतीय दृष्टिकोण है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। वो कल्याणकारी व्यवस्था, सबको रोजगार। यहाँ तो सरकारें कह रही है हमें रोजगार देने के लिए, लोगों की जन कल्याण के लिए योजनाएं चलाने के लिए पैसे नहीं। पैसे केवल किसके लिए? शराब में डुबोने के लिए चले। अनैतिक कार्यों से जिस प्रकार से आज देश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर जो अन्ना आंदोलन के ध्वजवाहक केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी का मुखौटा पहन के देश की सत्ता में आसीन हुआ, दिल्ली की राज्य में, दिल्ली नगर निगम में, पंजाब की सरकार में, वो किस प्रकार से अपने ही द्वारा निर्धारित मापदंडों और अपनी कथनी करनी में अंतर से अपने ही बनाए हुए जाल में इस प्रकार से फंस गया है, आज सलाखों के अंदर है। आम आदमी पार्टी के अधिकांश नेता जेलों में बंद है। भले ही इतनी तिकड़म से, जिस प्रकार से, इतनी धूर्तता से कार्य किया गया, हस्ताक्षर नहीं करना और बहुत सावधानी से किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम उन नेताओं को जिन्होंने इस प्रकार की अनैतिक लोगों को, जो लोग संघर्ष में कह रहे थे कि आप पे आरोप हैं, जिन पे आरोप लग जाता है भ्रष्टाचार का, उनको पद पे बने रहने का और उनको जेलों में बंद होना चाहिए। वो आज जब समय की कसौटी पर खड़े उतरने के लिए समय ने आईना दिखाया, उन पे आरोप लगे, तो वो आरोपों का सामने जांच करने के लिए निर्लजता से कह रहे हैं कि हम जेल से भी शासन चलाएंगे। काश जिस दिल्ली में इस प्रकार की व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। हम कई बार कह चुके थे, कई बार हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया, दिल्ली में ये संवैधानिक टकराव से उबरने के लिए, इस प्रकार के तिकड़मबाजी से सत्तासीन होने के लिए, जिस प्रकार से अमेरिका और जर्मन और उसके प्यादे संयुक्त राष्ट्र संघ ने केजरीवाल और अन्य प्रकरणों पर भारत को लोकशाही का आईना दिखाने की कोशिश की। ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, यहां भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाए। वो केवल अपने मोहरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि देश में भले ही गॉडफादर न रहे हों, पार्टियों में जहां जनता से जुड़े हुए लोकप्रिय अनुभवी संघर्षों से तपे हुए लोगों को हाशिए में डालकर अपने प्यादों को आगे बढ़ाया जाता है, वो पार्टी, वो देश, समाज कैसे दम तोड़ता है? भारत की तरफ। अमेरिका को मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं। अमेरिका संसार की जितनी भी प्रतिभाएं, चाहे परमाणु बम निर्माता हो, चाहे खेल के जगत में हो, आर्थिक जगत में हो, आज अमेरिका को कहते हैं ये लैंड ऑफ, जहां सपनों को साकार करने के लिए जो धरती है, जो देश है, उसे अमेरिका कहते हैं। इसलिए दुनिया भर के तमाम प्रतिभाएं अमेरिका की तरफ जाती हैं और अमेरिका की सरकार, चाहे नासा हो, चाहे विभिन्न संस्थान हो, खेल जगत हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे तमाम संस्थान हो, भारत के IIT से तमाम प्रतिभाओं को, विश्व भर की प्रतिभाओं को अपने संस्थानों में लगा के अपने देश की उन्नति करते हैं। और देश में यह हालत है कि देश में प्रतिभाओं की उपेक्षा कर प्यादों को आसीन किया जाता है, जिससे देश की पूरी व्यवस्थाएं दम तोड़ रही है। जहां एक तरफ अमेरिका और विश्व के तमाम देश प्रतिभाओं के बल पर विश्व में अपनी मजबूती कर रहे हैं, परंतु भारत में राजनीति इतनी पतन के गर्त में, वो जातिवाद, क्षेत्रवाद के आधार पर ही इतने पतित हो चुके हैं। वो देश के आम नागरिकों को अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय के नाम पर इतना विभक्त करता है कि इस देश के आम नागरिकों का भविष्य क्या होना चाहिए, देश की समग्र सुरक्षा नीति क्या होनी चाहिए, देश की आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए, देश की सांस्कृतिक धरोहर को कैसे आगे ले आए, हम किस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत को तबाह करने के लिए, भारत को काबिज होने के लिए जो षड्यंत्र चल रहा है उसको दूर कैसे करें, किस प्रकार से हम पाकिस्तान से लेकर, चीन से लेकर पश्चिमी देशों के भारत विरोधी अभियान को कुंद करें। इसको तभी होगा, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब राष्ट्र की एक समग्र नीति बनेगी तब हो। परंतु यहां है कुर्सी केवल हमारे दल को मिलेगी, सत्ता केवल हम जैसे दिशाहीन लोगों के हाथ में जाए, जहां देश की आम जनता का दर्द, देश की दिशा का अर्थ नहीं, उसका क्या कारण है, किस प्रकार से हास्यास्पद आज मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार से आज एक दुर्दांत
अपराधी सरगना मुख्तार अंसारी को सपर्दे खाक किया गया, तो तमाम विपक्षी राजनीतिक दल ऐसे रो रहे हैं जैसे मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हो। जिस अपराधी ने सारे कानून व्यवस्था को अपने पांव के तले रौंदा, जिन्होंने आम इंसान के जीवन को नहीं समझा, पूरी व्यवस्था को अपने कदमों तले रौंदा, और उन राजनीतिक ढिगों ने सत्ताधारियों के संरक्षण से जो आज आंसू बहा रहे हैं, जो देश में उन तमाम निरपराध लोगों की दर्दनाक, उनके परिवारों के, उनके परिजनों की बात नहीं सुनी। जब इस प्रकार के अपराधियों को, इस प्रकार के कमजोर लोगों को, समाज और व्यवस्था के दुश्मनों को संरक्षण देने का काम सत्तारूढ़ दल, सत्तासीन नेता और व्यवस्था में काबिज उनके प्यादे करते हैं, तो व्यवस्थाएं मजबूत नहीं, कमजोर होती है। भले ही आर्थिक दृष्टि से कितनी ऊंची उड़ान उड़ ले, परंतु सामाजिक ताना बाना कितना खोखला होता है। जिस प्रकार से संयुक्त सोवियत संघ का बिखरा हुआ संसार में कितने देश, ईरान, इराक, भारत से लेकर अफगानिस्तान में किस प्रकार से काबिज हुए, ईरान से लेकर इराक में मिस्र किस प्रकार से तबाही का आलम चल रहा है, किस प्रकार से यूक्रेन में तबाही हो रही है, अपने प्यादों को वहां सत्तारूढ़ करके जिस प्रकार से नाटो पूरे विश्व के अमन चैन को नष्ट कर। तो हमारा ये मानना है, देश की तमाम सरकारें हो या व्यवस्थाएं, आज देख रहा हूं मैं, आज जगदीश महंगाई की षष्ठी के अवसर पर याद आता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में 2024 के चुनाव हो रहे हैं, और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज गढ़वाल लोकसभा सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे जाबाज नौजवान उम्मीदवार खड़े किए हैं, अनिल बलूनी पत्रकार रहे, सुंदर सिंह भंडारी के करीबी रहे, सुंदर सिंह भंडारी से जुड़ने के कारण ही वो मोदी और शाह के बहुत अजीज मित्र रहे, और उसी के कारण आज वो देश के एक मजबूत नेता बने हुए हैं। परंतु गढ़वाल लोकसभा जैसी विकट सीट पर जो जन भावनाओं का वो आवाज नहीं उठा पाए, उत्तराखंड की जनता जिस प्रकार से राजधानी गैरसैंण के बारे में बोल रहे हैं, उत्तराखंड की जनता जिस प्रकार से मूल निवास के लिए कह रहे हैं, 1950 से उत्तराखंड मूल निवास और हिमालयी राज्यों की तर्ज पर जहां भू कानून की मांग कर रहे हैं, वहां पे जो घुसपैठ हो रही है उत्तराखंड की संस्कृति को दमी दोच करके, राष्ट्र की संस्कृति को दमी दोच करके, जो भारत विरोधी तत्व जिस प्रकार से घुसपैठ कर रहे हैं और काबिज होकर उसको, उसका पूरा नक्शा बदलने के चक्कर में उन पर अंकुश लगाने का काम नहीं किया जा रहा। जिस प्रकार से यहां पर अभी 4 साल की बच्ची के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म किया गया दिल्ली में, उत्तराखंड मूल के, वहीं हमने देखा नजफगढ़ की दामनी, जिसके अपराधियों में, जिन्होंने अपराधियों को जांच अदालतों ने, उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौत की सजा दी थी, उसको, उन अपराधियों को सर्वोच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। अगर उन अपराधियों को सजा मिलती है तो कम से कम हजारों अपराधियों के अपराध की भावनाओं पर जमी दोष होती। अगर अंकिता भंडारी जो सत्ता पक्ष पे जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं कि उसके मुख्य गुनाहगार का नाम जो उसके पीड़ित परिवार के लोग ले रहे हैं, उनके परिवार के लोगों द्वारा उसकी पुत्री के कातिल जो मुख्य वो है, उसको, उसका नाम तक उस पर केस करना। अगर बलूनी जी मजबूती से ये बात करते, उत्तराखंड के क्षेत्र को पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह अनुसूचित क्षेत्र में रखते, वहां के हक हकूकों की रक्षा करते, तो हमें गर्व होता। हमें लगता कि उत्तराखंड का सबूत ये काम कर रहा है। परंतु अफसोस है कि मीडिया के प्रभारी रहे। आज हमें इस बात का भी एहसास है, सुंदर सिंह भंडारी तक जोड़ने वाले जो लोग थे अनिल बलूनी को, वो और कोई नहीं, आज जिनका षष्ठी पूर्ति दिवस मनाया गया, भाजपा नेता जगदीश महंगाई था, जिन्होंने वहां उनसे जोड़ने का काम किया। आज जगदीश महंगाई हाशिए में, क्योंकि उनका कथन है ये कि गॉडफादर उन्हें, राजनीति हो
फिल्म उद्योग हो या किसी भी उद्योग में, पत्रकारिता हो या किसी में, जब तक आपको रंगमंच पे अभिनय करने का अवसर देने वाला निदेशक नहीं है, गॉडफादर जिसे कह रहे हैं, तब तक मुश्किल है। मैं ये चुनाव दिखाई दे रहे हैं सामने, इन चुनावों में क्या मुझे गढ़वाल लोकसभा का वो उपचुनाव नजर आता जब बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ इंदिरा गांधी के प्रतिनिधि के रूप में चंद्रमोहन सिंह नेगी जी चुनाव लड़े थे। उन चुनाव में हम बहुगुणा के उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, गढ़वाल की अस्मिता की रक्षा के नाम पर हेमवती नंदन बहुगुणा के मतदान केंद्र की एक सिपाही की तरफ खड़े थे। आज वो चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ये चुनाव, उत्तराखंड की जनता जिस प्रकार से भीड़ दिखाई दे रही है, कांग्रेसी प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी है वहां पे, पूर्व अध्यक्ष रही गणेश गोदियाल के समर्थन, भाजपा की तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री की हवा चल रही है, उत्तराखंड राष्ट्रभक्तों की हो रही। परंतु कई प्रश्न है, अग्निवीर से लेकर अंकिता भंडारी से लेकर जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन से उत्तराखंड की गैरसैंण राजधानी के लिए मूल निवास से लेकर यहां पे भू कानून से लेकर इन तमाम प्रश्नों का समाधान बहुत मजबूती से जनता को वचन देना चाहिए अनिल बलूनी को। इन्हीं आशाओं से और विश्वास के साथ हमें विश्वास है कि तमाम जो आरोप थे, जो उनके, हमने जगदीश मंगाई को विवाद जब जोशीमठ प्रकरण पर प्रेस क्लब में किया, कार्यक्रम किया था, उसमें विवाद को उन्होंने किस प्रकार से कहा कि जब इस संवेदनशील क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाइयां, सुरंग से लेकर इस प्रकार की स्थायी निर्माण, बड़े बांध निर्माण इत्यादि करने पर विशेषज्ञ समितियों ने आपत्तियां जताई, ये भूकंप के लिए संवेदनशील क्षेत्र है, तो किसके हितों की पूर्ति के लिए काम किया जा रहा है, सुरक्षा मापदंडों से खिलवाड़ किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर कांड हो या राम जन्मभूमि मामले में एक स्वयं सेवक के रूप में वो अयोध्या में गई थी, अयोध्या आंदोलन, ये तमाम चीजें, और एक बहुत अच्छे विशेषज्ञ के तौर पे अपनी विवाद टिप्पणियों से वो जाने जाते हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड को मजबूत करना चाहिए, किस प्रकार से दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से राष्ट्र को मजबूत किया जा सकता है, उनके तमाम विचारों को साकार करने के लिए परमात्मा उनको शक्ति दे, अवसर दे। हम तो मीरा के शब्द में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्व मूलक दी मेरी सतगुरु कृपा। हम कुरुक्षेत्र के सिपाही जरूर हैं, परंतु सत्ता और राजनीति से सदा दूर हैं, क्योंकि हमें मालूम है यह हमारी कमी भी हो सकती है। परंतु वर्तमान स्थिति में हमने देखा कि राजनीतिक दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम, जब इस देश में इस प्रकार का एक शासक चाहिए जो देश की जनता को लोकशाही का पाठ पढ़ा सके, देश की आम जनता को देश का नागरिक बना सके, देश को अपनी भाषा, अपना नाम दे पाए। अभी आजादी की 75-76 साल हो गए, देश को अपना नाम नहीं है, देश की अपनी भाषा नहीं है, देश को अपने इतिहास नहीं है। जगदीश मंगाई जी बता रहे थे, कई बार प्रेस क्लब में हमसे मिलते हैं, बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं कि देश की अस्मिता को रोनने वाली फिरंगियों के यहाँ नामों पे कई, उनकी स्मृतियों के कई पटल हैं, उनको बदलने के लिए किसी को भी फुर्सत नहीं। हम उनकी भावनाओं को नमन करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि संसार में किसी के चाहने से या रोकने से इच्छा शक्ति नहीं मिटती। वो वही जो राम रच राखा, काय का ही तर्क बढ़ाए साका। न जाने प्रकृति ने किस मुहिम के लिए उनको चुना होगा। जिसे कहते हैं रब ने हर नूर को बड़ी फुर्सत से बनाया, ऐ दोस्त खुद पर इतना न इतरा, हर चीज में उसकी छाया। सच कहते हैं मुझे जीवन में ये आत्मीय अनुभव है। काले बाबा जी को भी कहता था, जो कहते थे, हम तो यही कहते थे कि पूर्णिमा की चांदनी से वो लोग इतराते हैं जिन्होंने कभी अमावस्या की काली मां भरी रात नहीं देखी।
और अमावस्या की कालिमा की रात से वही कहराते हैं, वही भयभीत होते हैं जिन्होंने पूर्णिमा की चांदनी का आनंद नहीं लिया। सुखे दुखे समय कृता लाभो लाभो जय जय। ये भगवान श्री कृष्ण का अमर वचन है। हम अन्याय के खिलाफ सदैव परित्राणाय साधनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय और संभवामि युगे। वासुदेव सर्वम, सबके कल्याण के लिए काम करना ही भारतीय संस्कृति है और सब कर्मियों के साथ हम सदा खड़ा रहे अनादिकाल से इस लक्ष्य की तरफ। फिर पुनः जय हिंद, जय भारत।